इस पे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी मॉडर्न से क्वेश्चन आता है तो अगर 1857 की क्रांति कभी चूकी तो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन हमेशा दिए जाते हैं। तो याद रखना ये दोनों पैरेलल एक चैप्टर है, पैरेलल चैप्टर है, इसीलिए इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। अब हुआ क्या, समझना जरा क्यों बनती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1857 की क्रांति भविष्य में ना हो, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदुस्तानियों के बीच में रहकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार करने का सोचा कि कभी यदि हिंदुस्तानियों का असंतोष समझ में आए तो ब्रिटिश अधिकारी उस असंतोष को भांप ले, उसको समझ ले और उसके बाद में समय मिलते ही उस असंतोष को जड़ से समाप्त कर दें। तो दरअसल में हिंदुस्तानियों को क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, ये सब का सब यदि ब्रिटिश सरकार के पास समय रहते पहुंच जाएगी बात, तो ब्रिटिश सरकार बहुत कम समय में विद्रोह का दमन कर देगी। इसी एवज पे, इसी पर्पस पे बनती है एओयू। अब ध्यान से सुनना, दरअसल में उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। मैं बात कर रहा हूँ सन 1885 की। तो सन 1885 में वायसराय लॉर्ड डफरिन है और उन्होंने शिमला के सन्यासी या शिमला के सेवानिवृत्त एक ब्रिटिश अधिकारी को इस काम के लिए चुना कि तुम हिंदुस्तानियों के बीच में जाओ, उनसे बोलो कि ब्रिटिश सरकार की जो परेशानी, ब्रिटिश सरकार से जो परेशानियां आप लोगों को हैं, आप मुझ तक पहुंचाओ और मैं उन परेशानियों को ब्रिटिश सरकार को डायरेक्ट ट्रांसफर करूंगा। तो दरअसल इसमें है ये कि जब परेशानियों में कहीं विद्रोह या कहीं इस तरह की बात आएगी तो तत्काल डफरिन को जैसी पता चलेगा तो डफरिन सेना भेजकर क्या कर देगा, उस विद्रोह का दमन करा देगा। मतलब एक सोची समझी कूटनीतिक चाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनना। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने में कौन से वायसराय की भूमिका प्रमुख है, आंसर है लॉर्ड डफरिन, पहला क्वेश्चन। दूसरा, लॉर्ड डफरिन ने इस काम के लिए किसको चुना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको एओ ह्यूम कहते हैं। अब दरअसल में जब एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संस्था बनाई तो इसको लेकर दो तरह के मत चलते हैं हिंदुस्तानियों के बीच में। सबसे पहला मत है तड़ित चालक सिद्धांत। ये दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि जिस तरह से आकाशीय बिजली जब कड़कती है तो आकाशीय बिजली का पूरा गुस्सा जो है वो तड़ित चालक पर आ जाता है और तड़ित चालक से होते हुए वो गुस्सा जमीन में नीचे समा जाता है। बिल्कुल कुछ इसी तरह से कांग्रेस भी करना चाहती है कि लोगों का जो असंतोष है, लोगों का असंतोष है, उस लोगों के असंतोष को एको ह्यूम को तड़ित चालक बनाकर, क्योंकि लोगों का असंतोष एओ ह्यूम के पास में पहुंचेगा तो निश्चित रूप में एओ ह्यूम क्या कर देगा, उसको डफरिन को टारगेट कर देगा या डफरिन को ट्रांसफर कर देगा। तो लोगों के असंतोष से बचना चाहती है कांग्रेस, लोगों के असंतोष से बचना चाहती ब्रिटिश सरकार, इसलिए ढाल बनाया है एओ ह्यूम को। मतलब यहाँ पर एओ ह्यूम को गलत ठहराया गया। दूसरा है सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत में लाला लाजपत राय ने डफरिन को गलत माना। दरअसल में उन्होंने डफरिन के बारे में सेंटेंस दिया कि डफरिन ने ही एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने के लिए बाध्य किया है और लोगों के मन में जो असंतोष है, जो प्रश्न है, जो दिक्कतें और परेशानियां हैं, उनसे दरअसल में बचना चाहती है, इसलिए ये पार्टी बनने का ढोंग कर रही है। तो कहने का मतलब है कि तड़ित चालक सिद्धांत किसने दिया और सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने दिया, ये दोनों के दोनों के प्री के क्वेश्चन है। तो याद रखना, एक दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने जो कि गुरु हैं किसके, महात्मा गांधी के, और दूसरा लाला लाजपत राय ने दिया। तो यहाँ से अभी तक हमने चार क्वेश्चन देखे कि पहला तड़ित चालक सिद्धांत किसने दिया, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने दिया, कांग्रेस की स्थापना में वायसराय कौन है और वायसराय ने किसको बोला। याद रखना ये चीजें। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ जो टेबल आप देख रहे हो, ये टेबल हर एक लाइन में लिखा क्वेश्चन है। तो इसको बहुत आराम से आप समझ लो, मैं एक बार आपको पढ़ा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि मैं आपसे पूछूं कांग्रेस शब्द सबसे पहले
कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना, उत्तरी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले टाइम कांग्रेस का यूज हुआ, जिसका असल मतलब था लोगों की भीड़ या लोगों का समूह। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो नया साल से 2 दिन पहले। तो नए साल से 2 दिन पहले का मतलब है 28 दिसंबर सन 1885 को होती है। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। शुरुआत में जो ये समारोह है, ये रखा गया था पूना में, कि पूना में होना था दरअसल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लेकिन उस समय पूना में प्लेग फैला था, जिस वजह से तत्काल स्थापना कांग्रेस की पूना में ना करके उस कार्यक्रम को तत्काल मुंबई शिफ्ट किया जाता है। और मुंबई में एक संस्कृत विद्यालय है, या एक संस्कृत का कॉलेज है, जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। वहां पर दरअसल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहाँ की गई, तो याद रखना पहले पूना में होनी थी, लेकिन पूना में प्लेग या हैजा फैला था, जिस वजह से फिर इसको बम्बई के ग्वालियर टैंक के पास जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, वहां पर फिर किया गया। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सा व्यक्ति संस्थापक है, और याद रखना संस्थापक के साथ साथ ये महासचिव भी रहेंगे। नाम है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। इन्हीं को शॉर्ट में एओ ह्यूम भी कहते हैं। ये स्कॉटलैंड से ताल्लुकात रखते हैं। ये एक रिटायर्ड सैनिक है, मतलब ब्रिटिश सरकार की सेना में नहीं है, ये रिटायर्ड सैनिक हैं। पक्षियों के बहुत अच्छे जानकार हैं। तो इन्होंने जो शिमला, इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं, मतलब शिमला का सन्यासी इसलिए क्योंकि इनके घरों के पास में या इनके घरों पे इस तरह पक्षियों के लिए पानी के बाउल लगे होते थे, और साइड में कुछ दाने भी रखे होते थे। तो जिस कारण से इनकी पक्षी प्रिय प्रवृत्ति के कारण इनको हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का सन्यासी या कांग्रेस का पिता भी कहा जाने लगा था। ये सब याद रखना, ये सारे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो वो किस, उस समय वायसराय कौन है? तो उस समय वायसराय नो डाउट है लॉर्ड डफरिन, और उन्हीं ने एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को प्रेरित किया, जिस वजह से एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने ये पार्टी बनाई। लेकिन यदि मैं पूछूं कि जब यदि ये पार्टी बनी, तो इस पार्टी ने सोचा कि हर एक वर्ष हम अलग अलग भारत के प्रांतों में जाएंगे, वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे होंगे उनको उठाएंगे, और मुद्दे उठाने के पहले हम हर बार एक अध्यक्ष चुना करेंगे। तो 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ? बंबई में हुआ, जहाँ स्थापना हुई थी। तो पहला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ डब्ल्यू.सी. बनर्जी को, जिनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आंसर है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अच्छा, कई लोग महासचिव और प्रथम अध्यक्ष में भारी कंफ्यूज रहते हैं। आप अच्छे से देख लो, एओ ह्यूम कभी भी अध्यक्ष नहीं बनेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो हमेशा संस्थापक हैं और महासचिव हैं। तो ये बात आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पूना में, जहाँ सच में स्थापना होनी थी, परंतु वहां हैजा फैला, इसलिए फिर इसे बंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। कांग्रेस जैसा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसा कोई संगठन सच में बना है, उस समय इस बात की सबसे पहले जानकारी जिस पत्रिका ने दी, वो हिंदू पत्रिका थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर उसके बाद तात्कालिक कारण था द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के कारण ही दरअसल में इसकी स्थापना की गई। जब पहला सम्मेलन हुआ तो ज्यादातर लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार फिर से दरअसल में क्या करना चाहती है, छलना चाहती है, इसलिए काफी कम लोग इसमें शरीक हुए थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ते जाएंगे। लेकिन ये नंबर आज भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसमें कितने लोगों ने भाग लिया? तो 72 लोगों ने भाग लिया। उद्देश्य क्या था कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को उनका बराबरी का अधिकार मिले, इस तरह से। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत राज्य सचिव कौन था यदि डफरिन उस समय थे वायसराय? तो याद रखना, डफरिन से बड़ा व्यक्ति है
भारत राज्य सचिव मतलब लॉर्ड क्रॉस। तो ये सीधे सीधे जो टेबल में ये लिखे हैं, ये सब आपके प्री के क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधे सीधे। तो याद रखना, ये बहुत अच्छे तरीके से इनको अपन को याद रखना। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि असल मायने में क्या 1885 में जो कांग्रेस बनी थी उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था क्या? नहीं। दरअसल में 1885 में जो संगठन बना उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ। परंतु दादा भाई नौरोजी ने इस कांग्रेस के शुरुआती नाम को पॉपुलर नाम में बदल दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और आज के समय पे या कुछ समय बाद इतना बड़ा नाम न लेके भारतीय और राष्ट्रीय वर्ड लोगों ने बोलना खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस वर्ड को यूज करने लगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का नामकरण किसने किया, तो याद रखना दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसी संगठन में या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक व्यक्ति है जिसने अपनी पार्टी का विलय कर दिया, जी हाँ, वो और कोई नहीं है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है वो व्यक्ति, जिसकी अपनी खुद की पार्टी थी इंडियन एसोसिएशन। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 85 में। तो 2 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इंडियन एसोसिएशन के मेंबर भी क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंडियन एसोसिएशन जो है उसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसने किया? तो याद रखना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किया। ये उस समय के बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने शुरुआत में कांग्रेस को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असल मायने में पहला जो सम्मेलन हुआ था बंबई में, उसमें 100 सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन औपचारिक दर्जा केवल 72 सदस्यों को मिला था। ये क्वेश्चन आज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस को बनने को लेकर अलग अलग राजनीतिज्ञों के क्या क्या विचार थे, तो सबसे पहले जो आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मेन शान बनेंगे लाला लाजपत राय, शुरुआत में वो ही कांग्रेस के लिए बड़े अजीब से सुर अलापते नजर आए। उन्होंने कांग्रेस को कहा कि हर साल, क्योंकि कांग्रेस का सम्मेलन हर साल होता था, तो हर साल पढ़े लिखे लोग पहुंचते थे और जनता की समस्याओं को जनता के बीच के लोगों के बीच में रखने की कोशिश करते थे। मतलब लाला लाजपत राय ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, ये शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। मतलब पढ़े लिखे हुए सदस्य साल में एक बार आएंगे और एकत्रित हो जाएंगे, भीड़ जुटेगी, मतलब दरअसल में कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि 28 तारीख से हर साल ये सम्मेलन 28, 29 और 30 तारीख तक चलता है, मतलब ये 3 दिन का तमाशा है दरअसल में। डफरिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वायसराय है, इसलिए इसका पूछा भी जाएगा। दरअसल में डफरिन का कहना था कि कुछ मुट्ठी भर चंद पढ़े लिखे लोग पूरी की पूरी जनता के विश्वास को कैसे रख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से। याद रखना, इन्होंने भी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए कि चंद मुट्ठी पर पढ़े लिखे लोग पूरे के पूरे हिंदुस्तानी जनता का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते। तो जिसने कांग्रेस बनवाई वही कांग्रेस के बनने पे सवाल पैदा कर रहा है, इसलिए इसका कोड पूछा जाता है आपसे। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो आगे चल के बंगाल विभाजन कराएगा। उसने भी स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है, लेकिन ये शुरुआत का स्टेटमेंट नहीं है, ये आगे का स्टेटमेंट है। और कांग्रेस जो है ये भारत के पूर्ण प्रतिनिधित्वता का प्रदर्शन नहीं करती है। मतलब यदि कांग्रेस ने किसी विचार को पास किया है तो वो पूरे भारत का विचार नहीं हो सकता। तो इस तरह से डफरिन और लॉर्ड कर्जन के जो स्टेटमेंट है वो कांग्रेस के अगेंस्ट में है, तो इसलिए ये पूछे जाते हैं, जबकि इन्हीं लोगों ने कांग्रेस को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर सैयद अहमद खां के बारे में भी पूछा नहीं जाता, इसलिए इसको आप रहने दो। अरविंद घोष का हर साल स्टेटमेंट आता है। दरअसल अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो बन गई है और इसके पीछे का मकसद है कि हिंदुस्तानियों की मूल भावनाओं को जानना, तो बस
कांग्रेस कुछ ही समय में यदि सच्चाई की राह पे नहीं आती तो वो टीबी से मरने वाली है। जैसे टीबी में व्यक्ति बड़े आराम से कुछ ही समय में दम तोड़ देता है, तो ये कांग्रेस भी ज्यादा लंबे समय तक हिंदुस्तान में पार्टी के रूप में सरवाइव नहीं कर पाएगी और ये दम तोड़ देगी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने तो आरोप लगा डाला कि जो लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हैं वो दरअसल में कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, मतलब ब्रिटिश सरकार की हिमायती बनना चाहते हैं। सर टी माधव राय का सेंटेंस वहीं टोटल इनके विपरीत है, ये आपको याद रखना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। सर टी माधव राय का ऐसा कहना है कि ब्रिटिश सरकार की जो भी नीतियां अभी तक आई हैं या ब्रिटिश सरकार का हिंदुस्तानियों के लिए किया गया जो भी कोई स्वर्णिम प्रयास है, कांग्रेस की स्थापना सबसे बेहतर प्रयास है। मतलब अभी तक ब्रिटिश सरकार ने जो भी काम किया है सन 1600 से लेकर 1885 तक, उनमें कांग्रेस की स्थापना ये बिल्कुल हिंदुस्तानियों के लिए एकदम सही है और यही दरअसल में ब्रिटिश जाति का मुकुट भी है। मतलब ये फेवर में बात कही गई सर टी माधव राय द्वारा, इसलिए आपने इनके स्टेटमेंट को हमेशा देखा होगा। बीजी तिलक ने तो टोटल मजाक उड़ाते हुए कहा कि हर साल, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो साल में एक बार हुआ करता था, तो साल में एक बार जब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन होगा तो सभी लोग पहुंचेंगे और अपने अपने भाषण और अभिव्यक्ति देंगे। तो बीजी तिलक का कहना था कि साल में एक बार यदि हम सभी मेंढक की भांति टर 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 रहे हैं तो उससे हम कुछ खास प्राप्त नहीं कर लेंगे। तो ये सब स्टेटमेंट जो हैं ये पूछे गए स्टेटमेंट है, तो ये चीज अपन को याद रखना है। ये ऑडियो ऑफ कर लिया करो मेरे भाई आप लोग। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पहलू कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर साल अधिवेशन हुए हैं। तो आपको भी पता है कि सबसे पहला अधिवेशन कब होता है, सन 1885 से, और 1947 तक अधिवेशन होंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट थे मैंने वो आपके सामने रखे हैं और स्पेशली जिनसे क्वेश्चन बने हैं अब मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, जरा इनको समझो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन किस सन में हुआ और कौन इसके अध्यक्ष बने। तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे और ये 72 लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। परंतु यदि मैं पूछूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन जो कोलकाता में हुआ है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत बुजुर्गवार व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है जिसका नाम है दादा भाई नेहरू, और इन्हीं ने 1986 में असल मायने में कांग्रेस को कांग्रेस नाम दिया था। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस का नामकरण कौन से सम्मेलन में हुआ था, तो कोलकाता सम्मेलन में हुआ था, दादा भाई नेहरू ने जिसकी पुष्टि करी थी। अब आता है तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट। तीसरा जो सम्मेलन हुआ वो हुआ मद्रास में और पहली बार कोई मुस्लिम व्यक्ति अध्यक्ष बना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। यदि आप दादा भाई नारोजी को मुस्लिम मानते हो तो आप गलत हो, ये पारसी समुदाय के व्यक्ति, याद रखना ये चीज। तो बहरुद्दीन तैयबजी जो है ये मुस्लिम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सम्मेलन कहाँ हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम जो है वो अध्यक्ष कौन था, तो बहरुद्दीन तैयबजी। जॉर्ज यूल, ये आपको समझ में ही आ रहा होगा, ब्रिटिश है, मतलब ये निश्चित रूप में कौन है, ये ब्रिटिश है, अंग्रेज अधिकारी हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन का नाम बताइए जिसमें सबसे पहले किसी ब्रिटिश अधिकारी ने भाग लिया है। तो आंसर है 1888 में हुआ इलाहाबाद का अधिवेशन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगले साल फिर से अधिवेशन होता है 1989 में और इस बार फिर से एक व्यक्ति जो है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है अध्यक्ष, और वो व्यक्ति कोई और नहीं फिर से एक ब्रिटिश अधिकारी है जिसका नाम है विलियम वैंडरबर्न। और ये विलियम वैंडरबर्न वही व्यक्ति है जो कांग्रेस के महासचिव की आगे चल के जीवनी लिखेगा, मतलब एलन ऑक्टेवियम ह्यूम की जीवनी लिखेगा आगे विलियम वैंडरबर्न, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विलियम वैंडरबर्न जो हैं इनको जनता ने काफी चाहा क्योंकि इनके भाषणों में जनता को ऐसा लगा कि सच में ये हमारी समस्याओं को ब्रिटिश सरकार तक उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए न केवल इनको एक बार
बल्कि 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वो व्यक्ति ब्रिटिश अधिकारी है जिसको 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव मिला। तो याद रखना ये चीज। दादा भाई नेहरूजी एक बार फिर से, देखो अब इसके बीच में मैंने क्या किया है, जैसे 90, 91, 92 को ड्रॉप कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था, सीधे 93 पे आ गया क्योंकि इनको बहुत लंबे पढ़ने हैं और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज थोड़ा याद रखना, इसी वजह से इनको कम किया मैंने। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि दादा भाई नेहरूजी पहली बार कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बन चुके थे, दूसरी बार वो लाहौर अधिवेशन में भी अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर एक और अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है अल्फ्रेड बेथ, ये भी दरअसल में क्या बनता है, अध्यक्ष बनता है, लेकिन कभी नहीं पूछा जाता। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोलकाता में सम्मेलन हुआ सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष बनते हैं और रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में पहली बार मंच से गाया जाता है वंदे मातरम। हर एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, हर एग्जाम में, कि वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसको कब गाया गया था, तो 1896, याद रखना। फिर 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उस समय, याद रखना, बनारस में हुआ और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की और उन्होंने ही दरअसल में बंगाल विभाजन का विरोध किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1906 में दादा भाई नौरोजी फिर से अध्यक्ष बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। याद रखना, तीसरी बार बन चुके हैं और 3 ही बार बनते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरी बार अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन है, तो आंसर है दादा भाई नेहरूजी। तो दादा भाई नेहरूजी ने 1906 में जो अधिवेशन में जो अध्यक्ष बने हैं, इसकी सबसे खासियत बात यह है कि पहली बार इन्होंने स्वराज्य शब्द का उपयोग किया था। मतलब हमारा शासन, हमारी सरकार, ये है स्वराज्य का वास्तविक मतलब। तो 1906 में कोलकाता का सम्मेलन इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें स्वराज्य शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ। ये मैं बीच में आपको पढ़ाऊंगा भी टोटल। 1907 में सूरत में जो अधिवेशन हुआ, ये इसलिए हुआ अधिवेशन क्योंकि रास बिहारी घोष को लेकर दरअसल में कांग्रेस के दोनों दलों में, नरम दल और गरम दल में भिड़ंत हो जाती है और इस तरह से कांग्रेस पहली बार विखंडित होती है 1907 के सूरत अधिवेशन में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन में क्या हुआ था, तो नरम दल और गरम दल में बट गई थी कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ 1907 में। 1911 मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंडित बीएन धर अध्यक्ष बनते हैं, कोलकाता में अध्यक्षता करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की और ये राष्ट्रगान का गायन कराते हैं मंच से। तो यदि आपसे पूछें कि वंदे मातरम मतलब राष्ट्रगीत का गायन कब हुआ है, 1896 में, और 1911 में राष्ट्रगान का गायन हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से। तो ये चीज आप याद रखना। अब जो 1907 में नरम दल और गरम दल कांग्रेस के अलग अलग हो गए थे, उनमें समझौता हो जाता है और कांग्रेस के दोनों दल एक हो जाते हैं और इसी अवसर पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी एकता हो जाती है और ये सब होता है लखनऊ अधिवेशन में, जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम है अंबिका चरण मजूमदार और इसके पीछे पूरी भूमिका थी दरअसल में एनी बेसेंट की। तो चूंकि अब अंबिका चरण मजूमदार को 1916 में हमने अध्यक्ष बना दिया था और पूरा का पूरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक कराने में एनी बेसेंट की भूमिका थी, इसलिए 1917 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है जो व्यक्ति, वो एनी बेसेंट को बनाया जाता है। तो ये चीज याद रखना, एनी बेसेंट भारत से नहीं है, आयरलैंड से है और ये पहली महिला होने का खिताब भी ले लेती। इसके बाद 1918 में 34वां अधिवेशन होता है। ये ऐसे नहीं पूछे जाते कभी भी, इनको बिल्कुल भी मत पढ़ना। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। हिंदी के विकास पर जोर दिया गया। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, 1918 में एक बार फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे इमाम हुसैन और ये इसलिए विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा था कांग्रेस का क्योंकि रोलेट एक्ट के द्वारा
सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार लोगों को जबरदस्ती ठूस रही थी, कहाँ पर, जेलों में। तो हिंदुस्तानी लोगों का रुख कैसा हो, इस बात को लेकर तत्काल कांग्रेस का आनंद फानन में बुलाया गया ये एक अधिवेशन था। तो इसलिए कई बार आपको ये यहाँ वर्डिंग सुन, कई लोग इसको 35वां लिख देते हैं और कई लोग इसको विशेष अधिवेशन लिख देते, तो इसलिए कई बार दिक्कत आ जाती है। तो ये चीज भी याद रखना कि 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अधिवेशन हुआ है। पहले के अध्यक्ष बनते मदन मोहन मालवीय और दूसरे के अध्यक्ष बनते इमाम हुसैन। और लास्ट में है 1919 अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग का विरोध करने के लिए मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते। तो जैसे ये पूरी याद करने की ही चीजें हैं, इनको बीच बीच में जब मैं पढ़ाऊंगा तो इनको डिस्क्राइब भी करता चलूंगा। तो इसलिए जैसे ये 2 पेज हैं, तो आज आप एक काम करो, आज केवल आप इसी पेज को याद कर लो काफी अच्छे तरीके से। तो आज आप इस पेज को याद कर लो, फिर उसके बाद में ये वाले पेज को अपन आगे तैयार कर लेंगे या कल पढ़ लेंगे। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फटाफट बता दूं। दादा भाई नेहरू जी को बोलते हैं ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्हीं ने ही एक थ्योरी दी थी जिसको आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, थ्योरी ऑफ ड्रेन या धन के निष्कर्षण का सिद्धांत, जिसमें सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय शायद 20 पैसे या 20 रुपए कैलकुलेट की गई थी, ये आप लोग पढ़ते होंगे। अब यदि मैं पूछूं कि दादा भाई नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने हैं, तो याद रखना 3 बार अध्यक्ष बने। 1990 में सम्मेलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें एक महिला थी जो कांग्रेस के मंच से बोलती है, याद रखना अध्यक्ष नहीं बनती, कांग्रेस के मंच से पहली बार कोई महिला बोली थी, और ये कोलकाता से पहली ग्रेजुएट महिला थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की मृत्यु हुई थी 1912 में, इसलिए उनके सम्मान में विशेष अधिवेशन रखा गया था 1912 में पटना में, बांकीपुर में, और उसका अध्यक्ष थे R.N. मुदगुलकर। अब इसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि 1916 अपन ने अभी पढ़ा लखनऊ अधिवेशन, तो लखनऊ अधिवेशन में ही बीजी तिलक का स्टेटमेंट आपको याद होगा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कौन से अधिवेशन में बीजी तिलक ने कहा था, तो आंसर है लखनऊ अधिवेशन में कहा था, याद रखना ये चीज। और 1925 ये रहने दो, कोई मतलब नहीं है। और लास्ट में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब हम पढ़ते हैं आजादी के लिए, तो उनको 3 चरणों में बांटते हैं, उदारवादी, आतंकवादी और गांधी युग। तो शुरुआत हम करेंगे उदारवादी नीतियों से, कि कांग्रेस जो बन गई थी उस समय पढ़े लिखे लोग आए उसमें, और पढ़े लिखे लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं गतिविधियों को कांग्रेस की, मतलब हिंसा और किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं, नॉर्मल सरकार के आगे कागजों के दौर से बातचीत करने की कोशिश की जाती है उदारवादियों के द्वारा। और यदि कई बार सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है, तो वो किसी तरह का हिंसा या किसी तरह का प्रतिरोध नहीं करते हैं। मतलब उदारवादी विचारधारा को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो याद रखना। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी चार्ट से बनते हैं। तो एक दिन में पूरा नहीं पढ़ रहे अपन, पहले आप इसको तैयार कर लो अच्छे तरीके से, फिर कल अपन इसको अच्छे से तैयार कर देंगे, क्योंकि जो चीज आनी है उस पर कमांड अच्छे से होना चाहिए। अब इसके बाद अभी कोई क्लास नहीं होगी, है ना, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं है, और मैं आपको मैसेज में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। सवाल पूछ लेता हूँ जरा जल्दी से, जो इम्पोर्टेंट है वो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, सबसे पहली बार राष्ट्रगीत कब गाया गया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया था? 1896 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1900 से 4 साल पहले राष्ट्रगीत गाया गया था। अब यदि मैं आपसे पूछ लूं कि राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1911 कलकत्ता अधिवेशन। अब आप मुझे बिल्कुल देरी किए हुए बिना बताओ कि 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी थी? रहीमतुल्लाह शयान। और यदि मैं पूछूं आपसे कि पंडित बियनधर की अध्यक्षता में क्या हुआ था? राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान गाया गया था 1911। अच्छा, जब विभाजन हुआ कांग्रेस का 1916 में, तो आप मुझे बताओ कि उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना?
अंबिकाचरण मोस्ट इम्पोर्टेंट। और दरअसल में नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ। उसके पीछे कौन सी लेडी थी? एनी बेसेंट। याद रखना, ये चीज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, चलते हैं आगे, इम्पोर्टेंट है जरा समझना। इनको मैं बीच बीच में पढ़ाऊंगा जब थ्योरी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। जरा बहुत इत्मीनान से देखो, 1920 में आपको 2 अधिवेशन दिख रहे होंगे। उसमें से आप मेरे को एक बात बताओ, कौन से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है? आप खुद ही ये डिसाइड करो और मुझे बताओ। असहयोग आंदोलन वाला। एग्जैक्टली exactly, कि असहयोग आंदोलन गांधी जी स्टार्ट करें कि ना करें, इस चीज को कांग्रेस भी एक्सेप्टेबिलिटी देती है। तो तत्काल बुलाया जाता है 1920 में अधिवेशन, लाला जी उसकी अध्यक्षता करते हैं कोलकाता में। याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु हैं जिनका नाम है CR दास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके बारे में भी आएगा। स्वराज्य पार्टी जब हम पढ़ेंगे तो भी आएगा। तो ये चितरंजन दास, CR दास बहुत इंपॉर्टेंट है, वकील हैं, और ये गया अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं। मोहम्मद अली जौहर आप छोड़ सकते हैं, नहीं पूछा गया। लेकिन अब यदि मैं पूछूं 1923, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1923। झंडा सत्याग्रह भी 1923 में हुआ था, याद रखना। और दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ, तो उस समय एक 35 साल का लड़का या 35 साल का युवक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, जो शायद आने वाले और इसके पीछे वाले अधिवेशनों में सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? अबुल कलाम आजाद, और वो इस अधिवेशन में बने थे, दिल्ली के विशेष अधिवेशन। गांधी जी के बारे में तो ये सन और ये अधिवेशन की जगह हमेशा फेमस है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक ही बार क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, और वो भी बेलगांव कर्नाटक में। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1925 का जो साल है ये आपको कंफ्यूज करेगा 1917 से। अगर मैं पूछूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष, तो नो डाउट एनी पेशेंट, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना सरोजनी नायडू है। अच्छा, इसके बाद अंसारी जी को आप छोड़ दें, कोई मतलब का नहीं है। जवाहरलाल नेहरू मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1929 में जो सम्मेलन हुआ था लाहौर में रावी नदी के तट पे, तो इस पे अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बताओ 1906 में अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में, उसमें विशेष मांग क्या रखी गई थी? स्वराज। एग्जैक्टली मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, और कई बार इंटरव्यू में भी पूछते हैं। ये देखो, स्वराज्य की मांग रखी गई थी कि हमारा सरकार, हमारे लोग और हमारी सरकार होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे लोग और हमारी सरकार और ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर रहे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व हम पे रहे। ये दादा भाई का 1906 में एक्सपेक्टेशन था, परंतु 1929 में इस चीज को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, और एक नया आइडिया हमारे सामने लेकर आए पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने स्वराज्य नहीं बल्कि क्या मांगा, पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य का मतलब होता है हमारे लोग और हमारा शासन, परंतु ब्रिटिश सरकार सर्वोपरि नहीं होगी हमारे ऊपर, ये चीज याद रखना। और इसी से जुड़े हुए हैं पहले स्वतंत्रता दिवस के तार। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि 15 अगस्त को, है ना, और वो 1947-48 ये बातें करते हैं। याद रखना, पहला स्वतंत्रता दिवस हम 1930 में मना चुके हैं। इसके बारे में मैं आराम से बताऊंगा। अब इसके आगे की चीजें हैं, मैं इनको रोक रहा हूं, आप ये याद करना, क्योंकि एक बात याद रखना, हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है अधिवेशन से, या तो फिर 1857 की क्रांति से, ये एक क्वेश्चन बनेगा। अब वो कौन सा होगा, इसलिए मैं बहुत आराम से तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, एक ही दिन में सब नहीं करवा रहा। तो ये आपके हवाले रही ये वाली शीट। अब इसके आगे मैं कल आपसे कुछ पूछ लूंगा और ये वाला पोर्शन खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं, आज जो सीट हमको पढ़नी है बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीट। इसका एक एक लफ्ज अच्छे से पढ़ना। टोटल मीन्स लेवल पर डिजाइन करी गई है, लेकिन प्री की चीजें भी ऐड कर दी गई हैं इतनी ज्यादा कि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रांतिकारी आतंकवाद की गतिविधियों की। दरअसल में अपन को उदारवादी आंदोलन से शुरू करना है, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी आप ये चीजें देख लो, क्योंकि इससे पूरी में भरमार क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं भी आपको ये चीज बता दूं।
तो सबसे पहले यदि मैं आपसे पूछूं कि क्रांतिकारी मतलब क्या होता है, तो क्रांतिकारी का मतलब होता है कि अपने शब्दों से, अपने कार्यों से यदि जनता जनार्दन के खून में यदि आप उबाल ला दो, तो वो होता है क्रांतिकारी अवधारणा। और क्रांतिकारी अवधारणा की एक नई इमेज हमारे सामने आई, बम, बारूद और पिस्तौल। इस वाली राजनीति पर जो लोग भरोसा करते हैं वो प्राणों को न्यौछावर कर सकते हैं अपने देश के लिए। तो असल मायने में क्रांतिकारी अवधारणा ये निकल के आई कि बम, बारूद और पिस्तौल के जरिए यदि जो देश के अगेंस्ट में ब्रिटिश सरकार खड़ी है उसको हम पीछे कर सकते हैं। और कई बार इसकी कड़ी में यदि हमको अपने प्राणों का सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ा तो भी कोई गम की बात नहीं। तो ये भी क्रांतिकारी अवधारणा की एक परिभाषा है। तो क्रांतिकारी का मतलब जनरली अगर सरल शब्दों में हम बोले तो मारकाट या हिंसात्मक गतिविधि, जिसके टोटल अगेंस्ट कौन होंगे, गांधी जी, है ना। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली क्रांतिकारी घटना भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में या संग्राम में कब देखी गई? तो सन अच्छे से याद करो जरा, क्या लिखा है बताओ। 1896 में क्या हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। बिल्कुल, टोटल लफ्ज ब लफ्ज याद रखते चलना ये चीजें, ठीक है। एक साल बाद पहली क्रांतिकारी घटना होती है और घटना की शुरुआत करी थी इन बंधुओं ने। इनका नाम आपको याद रखना होगा। एक का नाम है दामोदर चापेकर और दूसरे का नाम है बाल कृष्ण हरि चापेकर। ये दोनों बंधु हैं और ये दोनों बंधु जो हैं, अच्छे से सुनना, इनको पूना में जवाबदारी दी गई है। दरअसल में ये दोनों बंधु जो हैं असल में महाराष्ट्र से हैं। पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, परंतु इन्होंने क्या किया कि उस समय महाराष्ट्र का जो एरिया है वो काफी बड़ा था और उसके अंतर्गत पूना भी आता था। ध्यान से सुनना। और पूना में ही दरअसल में एक अधिकारी था जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंड, ये अधिकारी है। और एक और है लेफ्टिनेंट आर्मस्ट। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि लेफ्टिनेंट आर्मस्ट सैनिक व्यवस्था देखेगा, सैन्य व्यवस्था देखेगा, विद्रोहों का दमन। परंतु उसी समय पूना में क्या फैला, प्लेग फैला। तो एक अधिकारी नियुक्त किया गया जिसका नाम है प्लेग अधिकारी मिस्टर रैंड। तो प्लेग अधिकारी मिस्टर रैंड है और लेफ्टिनेंट है आर्मस्ट, इन दोनों का निवास स्थल था पूना। तो हुआ क्या होगा कि निश्चित रूप में पूरे एरिया में प्लेग फैला, मुंबई, महाराष्ट्र, ये वाला एरिया में। लेकिन इन लोगों ने न तो प्लेग अधिकारी रैंड ने कुछ किया और न तो लेफ्टिनेंट आर्मस्ट ने कुछ किया। तो बस इसी चीज से खफा होकर चापेकर बंधुओं ने इन दोनों की हत्या कर दी। अब हत्या जहां की वहां से क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना हत्या की है पूना में। और पहली बार किसी यूरोपियन व्यक्ति को इंडिया में मारा गया है। तो इसलिए ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये वाली लाइन। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र क्या था, तो याद रखना उस समय पूना नहीं, पूना महाराष्ट्र के अंतर्गत में आता था। इसलिए पहली लाइन आप याद रखेंगे। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। पहली लाइन बनेगी क्रांतिकारियों का सबसे पहला केंद्र क्या था। दूसरा क्वेश्चन, क्रांतिकारी या आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत किसने करी थी। तीसरा क्वेश्चन, चापेकर बंधुओं ने किन किन की हत्या की थी। ये चीज याद रखना। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं। एक संगठन है, याद रखना, क्रांतिकारी संगठन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ये सीधे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो एक संघ जिसका नाम है मित्र मेला संघ, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये मित्र मेला संघ जो है, इसकी स्थापना भी दो भाइयों ने की है, वीडी सावरकर और जीडी सावरकर। अब देखो कंफ्यूजन होना लाजमी है। यहाँ पर अच्छे से आप देखो, यहाँ पर कौन है, यहाँ चापेकर बंधु है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सावरकर बंधु है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसते भी है इसमें। इन्होंने की थी मित्र मेला संघ की स्थापना। और आगे चल के ये मित्र मेला संघ एक ऐसी क्रांतिकारी गतिविधि में या ऐसे क्रांतिकारी संगठन में परिवर्तित हो जाएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा। इसलिए अभी मैं इस पे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, आगे इस पे बात करेंगे। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ भी चुकी है और ये आता भी है। जगह का नाम है ढाका और आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है ये संस्था जिसका नाम है अनुशीलन समिति। तो ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना जिसने करी थी उसका नाम है पुलिन बिहारी दास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट आपका इंतजार कर रहा है। इनमें से एक जो सावरकर बंधु हैं, ध्यान से सुनना, ये वीडी सावरकर, इस व्यक्ति ने, याद रखना, और जीडी सावरकर दोनों ने मित्र मेला संगठन बनाया था। लेकिन वीडी सावरकर ने आगे चल के नासिक में एक क्रांतिकारी संगठन बनाया जिसमें न केवल स्टूडेंट को बल्कि स्टूडेंट के दिमाग में ये देशभक्ति का जुनून डाला जाता और ये जुनून इस हद तक रहता कि मरने या मारने तक की बातें सिखाई जाती थी।
और उस संगठन का नाम है अभिनव भारत। और आपको अभिनव भारत संगठन का या अभिनव भारत का किस लेवल का संगठन है, इस बात का तकाजा इसी बात से लग जाएगा कि एक क्रांतिकारी है जिसका नाम है P.N. वापट। इसको बम बनाने की कला सीखने के लिए वीडी सावरकर और उनका संगठन कहाँ भेजते हैं? पेरिस भेजते हैं। याद रखना, पेरिस दरअसल में ब्रिटेन का विरोधी था। तो निश्चित रूप में जो शत्रु का क्या होगा, अगेंस्ट होगा, वो हमारा दोस्त बहुत आराम से हो सकता है। इसलिए वीडी सावरकर ने अभिनव भारत के इस व्यक्ति को कहाँ सीखा था बम बनाने की कला सीखने के लिए? पेरिस। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जिसके बारे में आपको न केवल याद रखना पड़ेंगे दो चीजें, एक किताब का नाम याद रखना पड़ेगा आपको और एक समाचार पत्र का नाम याद रखना पड़ेगा। अब है क्या, पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं। वारिंद्र कुमार घोष जो है, इसको एक जवाबदारी सौंपी गई कि क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठन अंजाम तो देगा, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो, कुछ किताबें ऐसी लिखो जिसको नया यूथ पढ़े और जल्दी से जल्दी क्रांतिकारी विचारधारा में तब्दील हो। तो इसलिए बंदे ने 1905 में लिखी भवानी मंदिर। देखते देखते इस किताब की पूरी प्रतियां बंगाल में बिक गई और काफी हिट हुआ दरअसल में ये व्यक्ति और उसकी ये किताब। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा सबसे पहले फैलाने के लिए वरिंद्र कुमार घोष की कौन सी किताब इंपॉर्टेंट मानी जाती है? आंसर है भवानी मंदिर। याद रखना, भवानी मंदिर कोई संगठन नहीं है, बुक है। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं कि 1905 में एक और क्या हुआ है, इसी बुक से इंस्पायर होकर एक व्यक्ति का नाम मैं आपको बता रहा हूं, पी मित्रा। ये क्वेश्चन आ चुका है लेकिन रेलवे ग्रुप डी छोटे मोटे एग्जाम में। पी मित्रा ने कोलकाता में अनुशीलन समिति की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोलकाता में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने करी है? तो ये चीज आप हमेशा याद रखना कि पी मित्रा है वो व्यक्ति। अब देखो, आपको मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ फंसाने वाली चीज। यदि मैं आपसे पूछूं कि पुलिन बिहारी दास ने क्या किया है, तो आप बोलेंगे सर इसने भी अनुशीलन समिति की स्थापना की थी कोई क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, लेकिन आप अच्छे से देखो कहाँ की है, ढाका। लेकिन यदि मैं ढाका। पूछूं कि कोलकाता में किसने की है अनुशीलन समिति की स्थापना, तो पी मित्रा ने। बिल्कुल। अब दरअसल में क्या है, समय नहीं है, नहीं तो मैं इनके डिफरेंसेस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराता चलता, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग जो हैं वो 25 को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं अलग से कभी सेशन जरूर लूंगा, तो मैं इनके बारे में एक एक चीज बताऊंगा। अब जैसे देखो क्या हुआ, आपको एक व्यक्ति का नाम आगे सुनने को मिलेगा, अरविंद घोष। पहले मैं क्लियर कर दूं, इसी अरविंद घोष के छोटे भाई हैं वरिंद्र घोष, जिन्होंने भवानी मंदिर पुस्तक लिखकर बंगाल में तहलका मचा दिया था। अब ध्यान से सुनना, इन्हीं के साथ मिलते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है भूपेंद्र नाथ दत्त। अच्छे से देख लो, कोष्टक में जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाएगी कि भूपेंद्र दत्त नाथ दत्त जो है वो स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई हैं। और इन दोनों ने अब बंगाल से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ें और लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों, इसलिए इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जिसको एमपीपीएससी भी पूछ चुकी है। नाम है युगांतर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो बताओ, युगांतर समाचार पत्र का संपादन किसने किया? जल्दी से वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। बताओ, कोलकाता में अनुशीलन समिति किसने बनाई? पी मित्रा ने। बताओ जल्दी से, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने करी? बीडी सावरकर। अगर मैं पूछूं कि वीडी सावरकर और जीडी सावरकर ने भी एक संगठन बनाया है, मित्र मेला संघ। याद रहेगा ये चीज? अब ध्यान से सुनना, बताओ सबसे पहली क्रांतिकारी घटना किसे माना जाता है? चापेकर बंधु। चापेकर बंधुओं द्वारा किसको लुढ़काना? रैंड अधिकारी रैंड और लेफ्टिनेंट आमर्स। ठीक है। अब आते हैं अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। बर्रा डकैती, याद रखना, ये सबसे पहली ऐसी डकैती है जिसके जरिए अंग्रेजों के धन को लूट कर और क्रांतिकारी अपने लिए हथियार खरीदेंगे, पर्चे छपवाएंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। तो कहने का मतलब है, यदि आपसे पूछा जाए कि बर्रा डकैती जो बर्रा नामक स्थान पे हुई, जो पूर्वी बंगाल का एक पार्ट था, ये दरअसल में इसलिए हुई क्योंकि धन की व्यवस्था, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधि चलाना है तो पोस्टर तो छपवाने पड़ेंगे, पत्रों का संपादन करना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए हथियार वगैरह खरीदने पड़ेंगे। तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बर्रा डकैती किसके नेतृत्व में की गई थी? याद रखना, पुलिन बिहारी दास।
क्या पुलिन बिहारी दास से संबंधित अपन ने कोई चीज पहले पढ़ी है क्या? यस सर, ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना जरा ये चीजें, इतने जल्दी स्किप होती हैं ये चीजें कि मैं आपको बता नहीं सकता, इसलिए बार बार यदि आप उसको देखते रहो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अगली एक समिति आ रही है जिसका नाम है अनुशीलन समिति। ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण। अनुशीलन समिति को समझाने के पहले मुझे आपको एक चीज बतानी पड़ेगी, और वो चीज मैंने थोड़ी सी ब्रेक कर दी थी आपके लिए। अनुशीलन समिति, हाँ बताओ, दो जगह पे अनुशीलन समिति बनी थी, क्या नाम है दोनों जगह पे बनी अनुशीलन समिति का? एक कोलकाता एक में बनी कोलकाता थी में और और एक एक ढाका में। अच्छा, अब मैं जिस अनुशीलन समिति की बात करूंगा आप बहुत अच्छे से देखो, वो कहाँ की अनुशीलन समिति है? बंगाल। तो पहले तो ये चीज आप क्लियर कर लो, बिल्कुल। आपको कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, तो सबसे पहले आपको ये वाले का ऑप्शन देखना है कि उसमें प्रमाथी मिश्रा है कि नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रमाथी मिश्रा के द्वारा जिस व्यक्ति ने बंगाल में इसकी स्थापना की, ये वही है जो अरविंद घोष का छोटा भाई है। क्या नाम है इसका? वरेंद्र घोष। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने करी, तो आपको ये टिक करना है। लेकिन यदि फिर पूछा जाए ढाका में किसने करी, तो फिर अलग आंसर होगा, कोलकाता में किसने करी तो अलग आंसर होगा। अब आप जरा जल्दी से बताओ, अनुशीलन समिति जो बंगाल में बनी, उसने किसको कहाँ बम बनाने के लिए, कला सीखने के लिए भेजा था? हेमचंद्र को रशिया भेजा। को रूस में। और यदि मैं पूछूं कि पीएन वापट को कहाँ भेजा था? पेरिस भेजा था। और याद पेरिस रखना, फ्रांस। उस समय पेरिस और रूस दोनों के दोनों ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट थे, इसलिए दरअसल ये लोग मदद कर रहे हैं। अब एक आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ये छोटा सा लड़का है, शायद इसकी एज 25-27 साल होगी। इसने क्या किया कि कर्जन वायली जो अक्सर करके भारतीय लोगों को कठिन यातनाएं दी जाएं, या भारतीय लोगों को और कौन कौन सी सजाएं दी जाएं यदि वो पाए जाते हैं, संलिप्त पाए जाते हैं आतंकवादी गतिविधियों में, तो कर्जन वायली हमेशा उनको क्या करता था? प्रोत्साहित करता था। तो मदन लाल ढींगरा के जो माँ बाप थे वो ब्रिटिश सरकार के हिमायती थे, और ब्रिटिश सरकार की हिमायती होने के बावजूद भी उनकी इस औलाद ने कर्जन वायली को जहां जाकर गोली मारी, वो जगह कोई और नहीं बल्कि उनका पितृक जगह लंदन थी। तो ये चीज जरूर आप याद रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोली कब मारी, कहाँ मारी, तो ये इंपॉर्टेंट है। फटाफट बताना जरा जल्दी से, कहाँ गोली मारी है? लंदन में। कब मारी है? लंदन 1 जुलाई 1909। ठीक है। किसने किसको मारी है? मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली। अच्छा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आएगा। ठीक है। अब इसके बाद अपन थोड़ा जल्दी से पढ़ते हैं। विदेशों में, ये तो हिंदुस्तान में क्रांतिकारी संगठन है, अब विदेशों में भी कुछ क्रांतिकारी संगठन है क्या? जी हाँ। सबसे पहले लंदन में ही 1905 में एक क्रांतिकारी संगठन बना जिसका नाम है इंडियन होम रूल सोसाइटी। और इंडियन होम रूल सोसाइटी की जिस व्यक्ति ने अध्यक्षता की, या जिस व्यक्ति ने संगठन को बनाया, वो कोई और नहीं बल्कि उनका नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। दरअसल श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक हॉस्टल दरअसल में बनाया था, और उस हॉस्टल का नाम है इंडिया हाउस। और इसी इंडिया हाउस नामक हॉस्टल में जो भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए पहुंचते, तो यदि किसी को लंदन पढ़ने के लिए पहुंचते, ये दरअसल एक सोची समझी चाल हुआ करती थी कि जितने भी नौजवान हैं उनको पढ़ने के लिए कहाँ बुलाया जाए? लंदन। और दरअसल में लंदन में वो इस हॉस्टल में रहे तो अपनी पढ़ाई भी पूरी करें और साथ ही साथ क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम भी देते चले। तो मदन लाल ढींगरा को बुलाया भी इन्हीं ने था, ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। और जब बुलाकर इस हॉस्टल में ठहराया तो इस हॉस्टल के बहुत सारे दूसरे क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को शक की निगाहों से देख रहे थे कि यार इसके माता पिता तो ब्रिटिश सरकार के हिमायती हैं, ये खाक दरअसल में कोई काम को अंजाम दे पाएगा, बल्कि ऐसा ना हो कि ये इंडिया हाउस हॉस्टल को ही दरअसल ब्रिटिश सरकार को बता दे कि यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तो इसके बावजूद भी दरअसल में मदन लाल ढींगरा जो है वो डिगे नहीं, और उन्होंने कर्जन वायली को गोली मारी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस संगठन के द्वारा और इस हॉस्टल के द्वारा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन आता है, अभी मैं केवल सीधे सीधे जो क्वेश्चन आएगा मैं वो बता रहा हूं। दिल्ली षड्यंत्र केस होता है, दरअसल में ये राजधानी परिवर्तन से जुड़ी हुई घटना है। तो दिल्ली षड्यंत्र केस में जैसे आपको मैं केवल अभी इतना बता रहा हूं कि अगर कभी भी सबसे ज्यादा भारत में विद्रोह हुआ है अंग्रेजों के समय में, तो वो जगह थी कोलकाता, जो क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ था। तो जब क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ हिंदुस्तान के कोलकाता में बढ़ने लगा, तो फिर अंग्रेजों ने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया कोलकाता से, कहा दिल्ली। तो दिल्ली के चांदनी चौक से जब जुलूस निकल रहा है लॉर्ड हार्डिंग का, तो दो लोग हैं, उनमें से पहला व्यक्ति उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा व्यक्ति जो है, जिसका नाम क्या है, जरा पढ़ें जरा। रास बिहारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रास बिहारी बोस दरअसल में ये दिल्ली से चांदनी चौक पर जो सवारी जा रही है लॉर्ड हार्डिंग की, उस पर क्या फेंक देते हैं, बम फेंक देते हैं। और इसी घटना के कारण दरअसल में क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। और जो व्यक्ति है, ये दोनों पकड़ लिए जाते हैं और बाद में इनको फांसी दे दी जाएगी। और जब इन लोगों से पूछताछ की जाती है तो इनका नाम भी निकल कर आता है, दीनानाथ और मास्टर अमीरचंद। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला तो दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ था, आप घबराना मत, मैं सब बताऊंगा आगे। इस डेट को हुआ था, किसने अंजाम दिया था, ये पूछा जाता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मास्टर अमीर चंद्र और दीनानाथ ये किस घटना से जुड़े व्यक्ति हैं। याद रखना, दिल्ली षड्यंत्र केस। अब इसके बाद गदर पार्टी के बारे में तो अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन दो लोगों के नाम आप जरूर अपने दिमाग में अभी रखना। सबसे पहला नाम है सोहन सिंह भाखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और दूसरे व्यक्ति का नाम है लाला हरदयाल। तो आई थिंक शायद लाला हरदयाल का नाम कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो ये सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल, ये दोनों के दोनों गदर पार्टी से जुड़े होंगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत काम की बात बता दूं, गदर पार्टी से पहले उसका नाम हिंदी एसोसिएशन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। ये 3 क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री पूछ चुकी है, मतलब ये आपके घटना चक्र के वन लाइनर फैक्ट हैं, इनको जरा आप देख लेना। अब बेसिकली जो अपन को सेशन अपना शुरू करना था, यहां से मुझे आज पढ़ाना था आपको। लेकिन यदि मैंने इतनी चीज आपको पढ़ा दी है, पेज नंबर 1 और 2, तो कम से कम आपके 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। बड़े आराम से इत्मीनान से आप शुरू से इसको पढ़ना, तो आपको बहुत आराम से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जब क्वेश्चन आप लगाओगे तो सारे आपको क्वेश्चन भी बन